इस टेंस का मतलब होता है काल। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, भविष्य काल यानी कि जो आने वाला है। वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को हम पास्ट टेंस कहते हैं और भविष्य काल को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब तो हम ये जान गए कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन ये भी बात जानना जरूरी है कि ये जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, इन 3 पार्ट्स का 4 टाइप्स होता है, सब में 4 टाइप्स होता है। टेंस के जो 3 पार्ट्स होते हैं इनके 4 टाइप्स होते हैं, उन्हें भी हमें सीखने पड़ते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे टाइप्स को सीखते हैं। अगर आप प्रेजेंट के 4 टाइप्स को सीख गए तो आप पास्ट और फ्यूचर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो 4 टाइप्स का पहला टाइप है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई काम निश्चित ना होना, मतलब अनिश्चित होना। ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं कब से पढ़ता हूं, कब तक पढ़ूंगा पता नहीं। आई स्टडी, इसे हम इंग्लिश में बनाते हैं आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं आई स्टडी। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं कब से क्रिकेट खेलता हूं, कब तक क्रिकेट खेलूंगा पता नहीं। आई प्ले क्रिकेट। तो इंडेफिनिट में वैसे सेंटेंसेस आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। कब से मैं खेल रहा हूं नहीं पता है, कब तक मैं खेलूंगा नहीं पता है, अनिश्चित होता है। हमें जानकारी नहीं होती है कि वो कब से वो काम कर रहा है और कब तक वो काम करेगा। तो इंडेफिनिट समझ में आ गया। अब चलिए कॉन्टिन्यूअस को समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस को हम हिंदी में बोलते हैं चलते रहना, जारी रहना, कोई काम कंटिन्यू रहना। कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो कब से शुरू हुआ कब तक खत्म होगा उसका पता नहीं होता है, लेकिन हमें काम चल रहा है इतना मालूम है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं कब से पढ़ रहा हूं, कब तक पढ़ूंगा ये पता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं, कंटिन्यू मेरा पढ़ाई जारी है, ये हम लोगों को पता है। तो ऐसे सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के कैटेगरी में आते हैं। आई एम स्टडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं कब से क्रिकेट खेल रहा हूं, कब तक खेलूंगा पता नहीं। मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं, अभी क्रिकेट खेलने का काम जारी है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने क्या समझा? कोई काम कब से शुरू हुआ कब तक खत्म होगा वो पता नहीं, लेकिन कोई काम अभी चल रहा है इतना हमें पता होता है। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर टाइप्स, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में वे सेंटेंस आते हैं जो कोई काम पूरा हो चुका है ये आपको पता रहता है। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, मतलब मेरा पढ़ने का काम जो है ना वो खत्म हो चुका है। तो जब आपके सेंटेंस में कोई काम खत्म हो चुका होगा तो वो जो सेंटेंस है ना वो परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में आते हैं। मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव स्टडीड, मतलब मैं अपना काम, पढ़ने का जो काम था ना वो खत्म कर चुका हूं। राम क्रिकेट खेल चुका है, राम का जो क्रिकेट खेलने का काम जो जारी था वो खेल चुका है, खत्म हो चुका है। तो राम हैज प्लेड क्रिकेट। या हैज, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों यूज किए वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। परफेक्ट टेंस में वे सेंटेंस आते हैं जो सेंटेंस में काम पूरा हो चुका रहता है, वो परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में आते हैं। अब आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चीज क्या होते हैं इसे थोड़ा ध्यान से समझना, कान खोलकर। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने यहाँ परफेक्ट टेंस देखा। परफेक्ट टेंस का क्या मतलब हुआ? कोई काम पूरा हो चुका है। और कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने क्या देखा? इसमें काम चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो काम हो चुका है और जारी भी है, मतलब कोई काम पूरा हो चुका है इसके बारे में भी पता है, और कोई काम जारी अभी चल रहा है, फ्यूचर में भी जारी होगा वो भी पता होता है। ठीक से बोलो तो कोई काम किसी समय में शुरू होकर प्रतिदिन अंततः पूर्ण होकर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मतलब मेरा काम कब से शुरू हुआ? सुबह से, पास्ट से शुरू होकर अभी तक कंटिन्यू पढ़ने का चल रहा है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, अभी भी मेरा पढ़ने का काम जो है जारी है, मतलब एक समय से शुरू हुआ वो भी हमें पता है और अभी कंटिन्यू चल रहा है वो भी हमें पता है। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग या सिंस फॉर क्यों लगाते वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं पिछले 5 सालों से अंग्रेजी बोल रहा हूं,
मतलब मैं पास्ट में 5 साल पहले से इंग्लिश बोल रही हूं, अभी भी मैं इंग्लिश बोल ही रही हूं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 years। तो आपने क्या समझा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, जो कब से शुरू हुआ ये भी आपको पता रहता है, और वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है ये भी आपको पता रहता है। अब मैं आपको एक बार और अच्छे से क्लियर कर दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वैसे सेंटेंस आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो कब से शुरू हुआ कब तक खत्म होगा ये तो पता नहीं होता, लेकिन कोई काम अभी जारी है, कंटिन्यू चल रहा है, ये हमें पता रहता है। परफेक्ट टेंस में वे सेंटेंस आते हैं जो काम पूरा हो चुका रहता है। मैं पढ़ चुका हूं, मैं गाना गा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब वो काम खत्म हो चुका है। ऐसे सेंटेंस परफेक्ट टेंस में आते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों मिला के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। यानी कि काम कब से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा। मतलब मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, 2 घंटे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया और अभी तक पढ़ाना मेरा कंटिन्यू चल रहा है। तो और भी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे बहुत अच्छे से गहराई से जानने वाले हैं। तो यहां पर आपने 4 टाइप्स को बहुत बारीकी से समझ लिया। अब देखिए यहां पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम ये 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब हमें टोटल कितने टेंसेस सीखना है, 4 3 12। हमें यहाँ पर 12 टेंसेस को सीखना है। अब 12 टेंसेस को सीखना है तो आपको लग रहा होगा कितना मुश्किल है, 12 टेंसेस को सीखना है। तो गाइस कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप ये 4 टाइप्स को जान गए तो बाकी अब सब आसान लगेगा आपको। तो सबसे पहले हम सीखने वाले प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। पहले हम इंडेफिनिट को सीख लेते, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 12 भाग को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना टेंस हम बना नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान ले सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसे राम, गीता, सीता, ही, सी, इट, जब सब्जेक्ट लगाते हैं ना किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए कि राम गाना गा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तुम पढ़ा रहे हो, तो ये हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं ना, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होता है। जैसे वस्तु हो गया, सामान हो गया, जो भी आप कह लो, सेंटेंस के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा वर्ब। अगर हम ये जान गए ना, सारा खेल टेंस में सारा खेल वर्ब का ही है। वर्ब आपको याद होना तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप वर्ब नहीं जानते तो मैंने वर्ब को समझने का बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो वो मेरी वर्ब वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़े कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और वर्ब को आसानी से दिमाग में घुसा लेना है। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया या फिर काम, जो भी बोलो। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, खेल रहा हूं ना, तो खेलने का काम कर रहा हूं, तो वो खेलना ही हमारा वर्ब हो गया। तो चलिए धीरे धीरे हम वो भी समझेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि कौन क्या है, सब्जेक्ट मतलब व्यक्ति जो रहता है, ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु रहता है, और वर्ब यानी कि क्रिया। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और कुछ इंपॉर्टेंस रूल, महत्वपूर्ण नियम को भी हम याद करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। अब तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं किताबें पढ़ता हूं। क्या मैंने बोला, मैं किताबें पढ़ता हूं। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आपको बहुत ही बारीकी से करवा दूं। अगर आप वो ध्यान से सुन लेना तो आप आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस को समझ जाएंगे। जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं जो रहता है ना, मैं रहता हूं, ता हूं, मैं खेलता हूं, ता हूं, मैं पढ़ाती हूं, ती हूं, लास्ट में जो आ रहा है ना, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जिसके लास्ट में ता हूं, ते है, ती हूं जो आता है, वो हमारा सारा सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो मैं यहां क्या बोल रही हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं, ता हूं,
मैं किताबें पढ़ता हूं। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे हम कैसे बनाएंगे? आई रीड बुक्स। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद आपको वर्ब लगाना होता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया आई, उसके बाद वर्ब। वर्ब आप ये हमेशा रूल याद कर ले कि जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, कैसे भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने लगा दिया, उसके बाद हमारा किताबें के लिए बुक्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। आई रीड बुक्स। उसी तरह से मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं पढ़ता हूं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, और नहीं पढ़ता हूं उसके लिए डू नॉट लगाना है। अब ये डू नॉट कहां से आ गया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। डू नॉट एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी मैं आपको बोली हूं कि मैं इंपॉर्टेंस रूल भी आपको बताऊंगी जो आपको याद करने होंगे, मैं ये आगे आपको बताने वाली हूं। तो आई डू नॉट रीड बुक्स, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं। अगर इंट्रोगेटिव इस सेंटेंस को बनाए, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, डू आई रीड बुक्स, यहां हम लोगों ने डू का यूज पहले कर दिया, तो बहुत उल्टा फुल्टा सेंटेंस बन गया ना। इसमें हम लोगों ने डू नॉट का कहीं भी यूज नहीं किया, यहां डू नॉट का यूज कर दिया, यहां आगे में हम लोगों ने डू का यूज कर दिया। कैसे हुआ, क्यों हुआ? यहां हम लोगों ने क्या देखा था, मैं किताबें पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स। अगर आपको बोलना हो वह किताब पढ़ता है, यानी कि जब आप ही, शी, इट या फिर किसी के नाम की बात करें, तो आप वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं। ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो जब भी आप बोले वह किताबें पढ़ता है, वह यानी कि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो यहां पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं तो ईएस जुड़ता है। रीड में एस हम लोगों ने लगा दिया, रीड्स हो गया, ही रीड्स बुक, वह किताबें पढ़ता है। अगर रहता तुम किताबें पढ़ते हो, यू रीड बुक, रीड में एस नहीं लगाते, यू रीड बुक्स। अगर बोलते राम किताबें पढ़ता है, राम रीड्स बुक। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनाए तो नेगेटिव सेंटेंस वह किताबें नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड बुक्स। यहां पे हम लोगों ने डू नॉट का यूज किया था ना। हम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो हम डू नॉट नहीं डज नॉट का यूज करेंगे। तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम लोगों ने डज नॉट का यूज किया है। क्या वह किताबें पढ़ता है, डज ही रीड बुक। अब डज का यहां पर पहले यूज किया क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो डज का यूज करेंगे। जब आपके सेंटेंस में क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, तो आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब चलिए कुछ रूल याद कर लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है, कभी भी कोई वाक्य में हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता। यानी कि जब आपके सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा ना, हु यानी कि कौन, हु से स्टार्ट होगा तो उसमें डू डज का यूज नहीं होगा। जैसे हु गोज टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है, यहां पे हम लोगों ने हु के बाद गोज लगा दिया, डू और डज का यूज नहीं होता है। हु मेक्स अ नॉइज, कौन शोर करता है। नियम नंबर 2, कभी भी कोई वाक्य डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब में एस और ईएस हटा दिया जाता है। जैसे डज ही रीड बुक्स, यहां पे हम लोग का क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो यहां पे हम लोगों ने एस लगाया। मैंने आपको क्या बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो उसमें एस और ईएस जुड़ जाता है। तो क्या यहाँ पे हम लोगों ने एस और ईएस लगाया, नहीं ना लगाया। क्यों? क्योंकि अगर डू और डज हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है ना, देखिए पहले हम लोगों ने यूज कर दिया डज, तो हमारा मेन वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगता है। ये रूल आपको याद रखना है तो आप प्रेजेंट के किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया खत्म। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपकी टेंस में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जरूरी है कि उसकी प्रैक्टिस करें। आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते हैं ना किसी से, उसमें टेंस का यूज करें, इसका अप्लाई करें, तो उसका यूज करें। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को।
पास्ट इंडेफिनिट में भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स यानी कि महत्वपूर्ण नियम भी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा नियम आप ध्यान दें, सकारात्मक वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें नहीं लगेगा? क्या लगेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव जब सेंटेंस आप बनाइएगा तो उसमें आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। जैसे तुम हिंदी बोलते थे, तुमने हिंदी बोली, दोनों सेंटेंस एक ही है। जब आपके सेंटेंस में ता थे, ता थी ऐसे आएगा ना, तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस। तुम हिंदी बोलते थे, ते थे, या फिर तुमने हिंदी बोली, पास्ट में तुमने हिंदी बोली तो बोलेंगे यू स्पोक हिंदी। स्पीक हम लोग का क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन हम लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। इसलिए हम लोगों ने यू स्पोक हिंदी, तुम हिंदी बोलते थे। सेकंड नंबर रूल है हमारा, नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था? नकारात्मक वाक्य के साथ डू या फिर डज नॉट का यूज किया था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको डिड नॉट का ही यूज करना है। तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, स्पीक यानी कि वर्ब हो गया, और हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हम लोगों ने समझ लिया क्या है ये। तो नकारात्मक वाक्य में हमेशा डिड नॉट का यूज होता है, ये आपको याद रखनी है। थर्ड नंबर नियम है, प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड सब्जेक्ट के पहले आता है। जब आप किसी से क्वेश्चन कीजिएगा पास्ट में कि क्या तुम हिंदी बोलते थे, ऐसे सेंटेंस आप बोलिएगा ना, क्या तुम हिंदी बोलते थे, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो इसमें हम डिड का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे। हमारा सब्जेक्ट यू है ना, यू से पहले हम लोगों ने डिड का यूज किया, यानी कि हम पहले डिड का यूज करेंगे। डिड यू स्पीक हिंदी, डिड यू स्पीक हिंदी, यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डिड यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलते थे। तो यहां पे हम लोगों ने नियम भी सीख लिया। क्या क्या नियम आपको याद रखना है? जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट के इंडेफिनिट का ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप डिड नॉट का यूज करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में डिड का यूज सब्जेक्ट के पहले ही हो जाता है। अब रूल नंबर 4 है, हु से शुरू होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे स्कूल कौन गया, कौन यानी कि हु, तो हम बोलेंगे हु वेंट टू स्कूल, हु वेंट टू स्कूल। यहां पे हम लोगों ने डिड का यूज किया नहीं, क्योंकि हमारा जो सवाल था वो हु से स्टार्ट हुआ। किसी सवाल कर रहे और कौन बोल रहे हैं ना, तो उसमें आप डिड का यूज नहीं करेंगे। हु वेंट टू स्कूल आप बोलेंगे स्कूल कौन गया। तो इसी के साथ हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के चारों रूल को देख लिया। ये चारों रूल आपको याद रखने हैं, तो बाकी सारे हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट क्लियर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यानी कि महत्वपूर्ण नियम भी सीखने वाले हैं। पहला नियम है हमारा, भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में वैसे सेंटेंसेस आते हैं जो भविष्य के लिए बोली जाती है, जैसे वह वहां जाएगा, तुम यह खाओगे, तुम पढ़ोगे। तो जिसके लास्ट में गा गे गी आता है ना, तो वो हमारा फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या? जिसके लास्ट में गा गे गी आता है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे पहला रूल है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। पहले हम सेल का भी यूज करते थे फ्यूचर के लिए, लेकिन अब ग्रामर में सेल का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ विल का यूज होता है। तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कीजिएगा। आप हिंदी बोलेंगे, आप हिंदी बोलेंगे, गा गी आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे यू विल स्पीक हिंदी। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगाना है। यू के बाद आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब,
विल, उसके बाद वर्ब आपको लगाना है एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट लगाना है आपको। तो ये हो गया यू विल स्पीक हिंदी, आप हिंदी बोलेंगे। तो हमारा दूसरा नियम है, इसमें विल के बाद नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में आप हिंदी नहीं बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो बोलेंगे यू विल नॉट स्पीक हिंदी। विल के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का यूज करना है। यू विल नॉट स्पीक हिंदी, आप हिंदी नहीं बोलेंगे। थर्ड नंबर हमारा रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले विल का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब जब बनाइएगा फ्यूचर के इनडेफिनिट का, तो उसमें विल का यूज आप सब्जेक्ट के पहले करेंगे। क्या तुम हिंदी बोलोगे? विल यू स्पीक हिंदी? विल यू स्पीक हिंदी? क्या तुम हिंदी बोलोगे? तो ये तो बहुत आसान हो गया। हम लोगों ने प्रेजेंट सीखा तो पास्ट और फ्यूचर भी आसानी से समझ में आ गया। तो यही तो कमाल है टेंस का, कि आप एक सीखेंगे तो सारा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या सीखा, टेंस की बेसिक जो नॉलेज हमें बहुत जरूरी होती है वो नॉलेज हम लोगों ने जान लिया, कि कितने पार्ट्स होते हैं, उसे कैसे डिवाइड करते हैं, किसका मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने जान लिया। और क्या जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है, इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से रूल होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। सारे रूल मैंने बताया, सारे रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोगों ने 3 टेंसेस को सीख लिया है और बाकी कुछ सेंटेंसेस है और कुछ बाकी जो टेंस है वो हम बेसिक टू इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 2 में करने वाले हैं।